बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबस्ट्रेट शटल्स देखेंगे। देखिए, शटल्स के बारे में आपको पता है कि क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये सबस्ट्रेट शटल्स हम माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के दरमियान पढ़ रहे हैं कि अगर जो चीज़ साइटोसोल में ज़्यादा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा उसको साइटोसोल में किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो मेनली जो है ना, हम 3 शटल्स पढ़ेंगे। एक ATP के लिए होगा और 2 जो होंगे ना वो NADH के लिए होंगे। ठीक है, ATP के लिए जो शटल है उसका नाम है क्रिएटिन फॉस्फेट शटल। ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट शटल ATP के लिए। और जो NADH के लिए है, एक तो मिलेट शटल है जो कि आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर पहले भी पढ़ा हुआ, मिलेट शटल देखेंगे। और सेकंड जो है ग्लिसरोफॉस्फेट शटल देखेंगे, ग्लिसरोफॉस्फेट शटल। ये नाम इनके इस चीज़ पर रखे गए हैं जिसकी बिना पर हम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मिलेट की बुनियाद पर जो है ना हम NADH को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और भी यहाँ पे जो है ना इस शटल के अंदर ग्लिसरोफॉस्फेट की हेल्प से अब कर रहे हैं। पहले जो है मैं ATP के लिए बताती हूँ, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फेट शटल बताती हूँ, देन NADH। बहुत ईजी वे में बताऊँगी, आपको आसानी से जो है ना कंसेप्ट भी आ जाएगा और चीज़ें डिफ़िकल्ट जो है इसमें से याद भी हो जाएंगी। पहले जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने बना दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मैट्रिक्स होगा, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस होगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, और इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस के बाद यहाँ पे क्या हमारे पास होगी, आउटर मेम्ब्रेन। सही है, आउटर मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्ट करना है ना किस चीज़ को, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़नी है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स के लिए ये हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इसको मैं बता देती हूँ, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। सही है, ये समझ आ गया। ये मैट्रिक्स पे इनर मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, देन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, हमारे जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिसकी वजह से ATP सिंथेसाइज होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी जिससे क्या होगा, ATP सिंथेसाइज होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, हमारे पास ATP सिंथेसाइज होगी। कैसे ATP सिंथेसाइज होगी, देखिए ये चीज़ जो है ना, मैंने अपनी एक और वीडियो के अंदर जहाँ पे हमने इनहिबिटर्स पढ़े थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वहाँ पे बताया था कि एंटीपोटर होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे ATP सिंथेसाइज कराएगी, जब ADP उसके पास आएगा उससे वो ATP सिंथेसाइज करेगी जिसको वो बाहर ट्रांसफ़र करेगी। तो यहाँ पे जो है ना एडिनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोटर होते हैं, इसे हम ATP एंटीपोटर भी कहते हैं और एडिनिन न्यूक्लियोटाइड एंटीपोटर भी कहते हैं। क्यों इन्हें ये कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे अंदर की तरफ ADP आएगा। ठीक है, ADP अंदर की तरफ आएगा, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से जो ATP बनेगा वो यहाँ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर क्या आ गया, ATP। लेकिन जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये ATP को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। ATP के लिए यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता। अब अगर हमने इसे साइटोसोल के अंदर, यहाँ पे ज़ाहिर है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाद साइटोसोल होगा, साइटोसोल के अंदर लेके जाना है तो हमें यहाँ पर कोई टेक्निक सोचनी पड़ेगी, कोई शटल यूज़ करना पड़ेगा। जो शटल हम यूज़ करते हैं वो क्रिएटिन फॉस्फेट का है। तो असल में होता क्या है, कुछ टिश्यूज़ जैसे कि स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, 2 मिनट फोकस, हमारे क्या स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, ये जो 2 जगह है ना, यहाँ पे क्रिएटिन पड़ी होती है, वो इसमें हेल्प करती है। कैसे, यहाँ पे क्रिएटिन पड़ी है, वो क्या करेंगी, वो आउटर मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल होती है, वो अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से एनर्जी ऑफ फॉस्फेट लेके ये क्रिएटिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, क्रिएटिन फॉस्फेट। इतनी चीज़ समझ आ गई। अब हमारे पास क्रिएटिन फॉस्फेट बन गया। अब हमारे पास एनर्जी का ये सोर्स कहाँ पे हमें मिल गया, साइटोसोल के अंदर। अब हम साइटोसोल के अंदर इस एनर्जी के सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसे यूज़ करना है तो दोबारा इसे ATP में कन्वर्ट कराएंगे तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या था कि जो ATP यहाँ बना है ना, उस ATP को हम साइटोसोल के अंदर लें। कैसे लेकर आएंगे, अब यहाँ पर होगा कि क्रिएटिन फॉस्फेट, जब भी हमें ATP की ज़रूरत होगी,
एटीपी की ज़रूरत हमें क्या कब होती है, ये हार्ट और स्केलेटल मसल के अंदर जब उनकी कंट्रैक्शन होनी होती है। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन के केस में क्या होगा, क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिन के अंदर दोबारा कन्वर्ट होगी, जिसके रिज़ल्ट में एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर। ठीक है, एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, और ये एटीपी जो है ना वो फिर हमारी यूज़ हुई किसके अंदर, मसल कंट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन या कोई भी ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी की ज़रूरत होती है, तो फिर ये मसल कंट्रैक्शन से और वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया कि यहाँ पे एटीपी बना था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। अब क्रिएटिन आया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर, यहाँ पे ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया, क्रिएटिन यहाँ से क्रिएटिन फॉस्फेट बन के बाहर निकल आया। जब हमें मसल कंट्रैक्शन है किसी भी प्रोसेस है जिसमें एटीपी की ज़रूरत होती है, वो कंडीशन आएगी तो क्रिएटिन फॉस्फेट अगेन जो है क्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वजह से एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और हम इस एटीपी को यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है इन चीज़ों को मेनटेन करने की भी ज़रूरत होती है। जाहिर है ऐसे थोड़ी कि एटीपी एडीपी में हुआ और क्रिएटिन जो है डायरेक्टली क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, कोई इंजाइम तो होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा क्रिएटिन काइनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, क्रिएटिन काइनेज। यहाँ पे भी क्रिएटिन काइनेज यूज़ होगा और यहाँ पे भी क्रिएटिन काइनेज यूज़ होगा। लेकिन अब ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्रिएटिन काइनेज एम। ठीक है, क्रिएटिन काइनेज एम होगा। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कब हो रहा है, जब हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, एटीपी की ज़रूरत पड़ी तभी हम करवा रहे हैं, तो इसे हम क्रिएटिन काइनेज ए नाम दे देते हैं। इसे क्रिएटिन काइनेज एम और इसे क्रिएटिन काइनेज ए। इसके अलावा कुछ और क्रिएटिन काइनेजेस भी होते हैं, मैं उनका फंक्शन आपको बताती हूँ। देखिए सिर्फ हमें जो है ना एक इसी प्रोसेस से क्रिएटिन फॉस्फेट नहीं मिलती, बल्कि अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रही हो उससे हमें एटीपी मिल रहा हो, तो साइटोसोल के अंदर खुद ब खुद मसल एंड जो स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल खुद ब खुद क्रिएटिन फॉस्फेट भी सिंथेसाइज हो रही थी, क्योंकि ये स्टोर्स होते हैं। तो कैसे, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के रिज़ल्ट में हमें क्या मिला, एटीपी मिला। ये एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी के अंदर, क्योंकि हम देखें हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एटीपी चाहिए ताकि हम एटीपी बना सकें। तो ये तरीक़ेकार वो अपनाते हैं कि क्रिएटिन को क्रिएटिन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करा के वो एटीपी को एटीपी में करवा देते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस। अब क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड है, क्रिएटिन काइनेज होगा, तो इसे क्रिएटिन काइनेज जी बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। ग्लाइकोलाइसिस में क्योंकि हम यूज़ करें ग्लाइकोलाइसिस की वजह से क्रिएटिन फॉस्फेट बन रहा है, तो इसलिए एंजाइम का नाम क्रिएटिन काइनेज जी हमने रखा हुआ है। अब ये तो सारे मतलबी एंजाइम से, एक एंजाइम ऐसा है जिसका मेन मकसद होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिन यानी कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान बैलेंस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करे। क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करे वो दोनों साइड के अंदर जाएगा, यानी कि वो क्रिएटिन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो, यानी कि क्रिएटिन को क्रिएटिन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट करा सकता है, क्रिएटिन फॉस्फेट को क्रिएटिन में भी कन्वर्ट करा सकता है, वो एडीपी को एटीपी में भी कन्वर्ट करा सकता है, और वो एटीपी को एडीपी में भी कन्वर्ट करा सकता है। ये स्पेशल एंजाइम इसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिन काइनेज सी। क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवा रहा है, ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको मेंटेन करता है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट शटल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैलेट शटल और ग्लिसरो फॉस्फेट शटल को देखेंगे।